हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर बात की थी अबाउट स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट में सीखा था कि कैसे हम रिएक्टेंट्स के अमाउंट से प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स को रिलेट कर सकते हैं, कितना मोल रिएक्टेंट लेने पर या कितना ग्राम रिएक्टेंट लेने पर कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये सब हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हम देखा था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करते हैं। उसी के ऊपर मैंने आपको लास्ट क्लास एक क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। Question is, in the reaction 4a plus 2b plus 3c gives A4B2C3. What will be the number of moles of product formed starting from 2 mole A, 1.2 mole B and 1.4 moles of C? तो मैंने आपको सिखाया, अगर आपको सभी रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स दिए हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के अमाउंट, तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि LR कौन है। तो आज क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ गलती वलती हो जाए। ये आंसर चेक कर लेते हैं, है ना। मैच तो करोगे। तो 2 मोल ए है, 1.2 मोल बी है और 1.44 मोल सी है। देखो डिवाइड करो, 2/4 दैट इज 0.5 आएगी इसके लिए वैल्यू, 1.2/2 इसके लिए आएगी 0.6 और 1.44/3 तो 3/4 होता है 12.48। देखो सबसे छोटी वैल्यू किसके लिए आ रही है, सी के लिए। इसका मतलब सी ही LR है। तो मैंने LR पता कर लिया। तो देखें इसके हैं 2 मोल, इन भाई साहब के हमारे पास 1.2 मोल और ये जो सी है इसके मोल से 1.44। अब ये तो हो जा रहा है 0 क्योंकि यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है LR, सही ना। और ये अगर LR है तो देखो इसके 3 मोल से बन रहा है 1 से बनेगा 1/3। तो बताओ 1.44 से कितना बनेगा, इंटू 1.44 दैट इज 0.48 मोल A4B2C3 फॉर्म होगा। कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आगे तक हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करते रहेंगे। ध्यान दें, मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट का ये जो कंसेप्ट है वो आप आज सीख रहे हो, लेकिन आने वाले अगले पूरे सिलेबस के लिए, चाहे वो 11th क्लास के चैप्टर्स हो चाहे वो 12th क्लास के चैप्टर्स हो, और कुछ आपके काम आए ना आए, एक लिमिटिंग रिएजेंट बड़ा काम में आएगा और एक हम आगे टर्म पढ़ेंगे मोलैरिटी। ये दो टर्म तो आप हमेशा यूज करते ही रहोगे, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझें इस कंसेप्ट को। सीख हमने लिया ही है, इसके क्वेश्चंस की आई होप आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है परसेंट यील्ड। जी हाँ, परसेंट यील्ड। देखिए क्या है, यील्ड का मतलब होता है कि कितना बना, कितना प्रोडक्ट बना, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं यील्ड, ठीक है। तो परसेंट यील्ड क्या होती है, इसका फॉर्मूला रखने की जगह हम इस चीज को समझते हैं। फॉर्मूला तो मैं आपको बना ही दूंगा, और समझने के लिए फिर से समय आ चुका है एक और नई कहानी का। जैसा कि आप जानते हैं मुझे आपको कहानी सुनाने का बड़ा शौक है ना। तो आओ एक और कहानी सुनाता हूं मैं आपको। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, उसका नाम था शंकर। क्या नाम था उसका, शंकर। शंकर के पास क्या था, शंकर के पास, शंकर के पास एक भैंस थी। बिल्कुल काली भैंस, ऑल्दो भैंस सी नहीं लग रही है, पर ठीक है, अज्यूमिंग इट की एक भैंस है, ठीक। तो एक काले रंग की भैंस थी। ऑब्वियसली भैंस तो काले रंग की होती है ना। तो ये शंकर के पास एक भैंस थी। इस भैंस का नाम था गौरी, और इस तरह से इन दोनों का नाम मिलाकर हुआ गौरी शंकर। शंकर बेचारा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो शंकर के जो गुजारा चलता था वो बस इस भैंस के थ्रू ही चलता था, ठीक। शंकर क्या करता था, इस भैंस का दूध निकालता। ये भैंस बड़ी स्पेशल टाइप की भैंस थी। दुनिया की बाकी सारी भैंसें क्या होती है, कोई 20 लीटर दूध देती है, कोई 15 लीटर दूध देती है। ये बड़ी खतरनाक किस्म की भैंस थी, ये सिर्फ एक दिन का 2 लीटर दूध देती थी। शंकर बहुत ईमानदार आदमी था। वो 2 लीटर दूध के अंदर 2 लीटर पानी मिलाता और 4 लीटर दूध बनाकर उसको गांव के बाहर बेच के आता था। इस तरह से एक दिन के करीबन 160 रुपए के आसपास, है ना, 50 रुपये लीटर मान लो, तो 200 रुपए के आसपास बेचारा गौरी कमा लेता और अपना खर्चा चला रहा था। लेकिन ये अपनी भैंस गौरी से बहुत प्यार करता था। ये इसको दिन भर जंगल में चराता,
बढ़िया से जंगल में एक तालाब था, उसमें इसको हर हफ्ते में 1-2 बार इसको नहलाता था बढ़िया से, और इस तरह से इनका जीवन चल रहा था, कट रही थी जिंदगी। एक दिन क्या हुआ, शंकर गौरी को जंगल में लेकर गया, बढ़िया से तो खिलाया पिलाया, और उसके बाद उसको नहलाने के लिए तालाब के पास लेकर गया। जैसे ही इसने इसको नहलाया तो गौरी तालाब में नहाते नहाते एकदम से क्या हुआ, गौरी का पैर फिसला और वो उस तालाब के अंदर डूब गई। हाँ जी, गई भैंस पानी में। कहाँ गई? पानी में। वैसे दुनिया की सारी भैंसों को तैरना आता है पानी में, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये एक स्पेशल टाइप की भैंस थी, इसको पानी में तैरना नहीं आता था। अब ये डूब गई और यहाँ पर गौरी बैठकर बहुत तेज तेज रोने लगा कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं कैसे खाऊंगा कमाऊंगा, मेरे पास तो खाने का मतलब मेरी रोजी रोटी का तो एक ही जरिया था, और वो भी पानी के अंदर डूब गई। तो बहुत देर तक रोता रहा। इसका रोना चीखना सुनकर, है ना, यहाँ से आए जल देवता। हाँ, कौन आए? जल देवता है। और जल देवता ने बोला कि है गौरी, तू क्यों परेशान है? तो गौरी फिर जोर जोर से रोने लगा। बोलता है, भगवान मेरे पास तो एक ही सहारा था, मैं तो इसी से कमाता खाता था, ये तो पानी में डूब गए, मैं कैसे कमाऊंगा? मुझे तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं देता है। तो भगवान ने बोला कि तू टेंशन मत ले, तू खुश रो मत, चिल मार। भगवान ऐसा बोल के पानी के अंदर गए और एक सोने की भैंस निकाल के लेकर आए। हाँ जी, गोल्डन बफेलो। कुछ याद आ रहा है? हाँ, बस वही सीन है। तो ये गोल्डन बफेलो लेकर आया। गोल्डन बफेलो देखते ही गौरी की आंखों में चमक आ गई, शंकर की आंखों में, वाह गोल्डन बफेलो। लेकिन जैसा आपने सुना है वैसे ही शंकर ने भी वो कहानी सुनी हुई थी। उसने बोला, नहीं नहीं भगवान, ये मेरी भैंस नहीं है, आप इसे ले जाओ, मेरी भैंस तो काले रंग की थी। भगवान बहुत खुश हुए, वापस से नीचे गए और फिर वो लेकर आए एक सिल्वर कलर की बफेलो। गौरी की आंखों में और चमक आ गई, वाह आज तो अपनी के साथ साथ गोल्डन और सिल्वर बफेलो भी मिलने वाली है। उसने फिर नाटक किया, नहीं भगवान ये भी मेरी बफेलो नहीं है, आप तो मेरी ब्लैक बफेलो वापस ला के दो। भगवान फिर से गए और फिर उसकी अपनी गौरी को निकाल के ले आए। गौरी को देखते ही शंकर से लगा, हाँ भगवान यही मेरी भैंस है, बस आप तो मुझे अपनी भैंस दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले, अरे वाह शंकर, तो आज तो तूने ईमानदारी का बहुत बड़ा वो किया है, लेकिन मुझे पता है कि तू कितना ईमानदार है। तू 2 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला के बेचता है, तो ईमानदार कैसे हो सकता है? तो इसलिए भगवान मैं क्या करूं, ये माइलेज इतना देती है, माइलेज मतलब दूध ही 2 लीटर देती है। तो भगवान ने बोला कि चल ठीक है, ये दोनों तो तुझे नहीं मिलेगी क्योंकि तू ईमानदार नहीं है ना, लेकिन आज के बाद तेरी भैंस 40 का माइलेज देगी। 40 का माइलेज मतलब 40 लीटर पर डे, इतना दूध ये देने वाली है। गौरी शंकर का दिमाग खराब हो गया, उसकी आंखों के हाथ गए। देखा ना हमने कार्टून में डॉलर झूलते हैं आंखों के आगे, हाँ वैसे इसकी आंखों के आगे डॉलर झूलने लगे। इसने हिसाब लगाया, 40 लीटर दूध प्लस 40 लीटर पानी, 80 लीटर दूध, 40 रुपए लीटर के साथ 3200 रुपीज एक दिन के, 96,000 रुपीज महीने के। गौरी शंकर का दिमाग खराब हो गया, या मैं तो अमीर हो गया, ठीक है भगवान थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी भैंस का माइलेज बढ़ा दिया। और अभी बड़ा खुश होकर गौरी को लेकर पहुंचा। 3 वर्ष ने बढ़िया से गौरी को अगले दिन के लिए खिलाया बढ़िया, और शाम को दूध निकालने बैठा। अब देखो भगवान इससे क्या बोल के गए कि गौरी कितना दूध देगी? 40 लीटर। कितना देगी? 40 लीटर। इसने बैठ के दूध निकाला, नापा तो धोखा। क्या धोखा? गौरी ने दूध दिया सिर्फ 36 लीटर। शंकर का दिमाग खराब, भगवान आप भी ऐसा कर गए, लेकिन अब क्या करें, भगवान तो गए, भगवान को कहां ढूंढने बैठेगा। तो देखें इस कहानी का मोरल क्या है, इससे प्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा ये मिलती है कि गौरी को 40 लीटर दूध देना चाहिए था, ये इसका थ्योरेटिकल अमाउंट है। क्या है? थ्योरेटिकल। भगवान ने बोल दिया कि 40 लीटर देगी तो बस हो गया, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में जब गौरी ने दूध दिया तो वो सिर्फ कितना आया? 36 लीटर। बताओ इस भैंस की परसेंट यील्ड कितनी होगी? हाँ वेरी गुड, कैसे निकालोगे? 36 अपॉन 40 इंटू 100 यानी 90% यील्ड होगी। तो देखो समझने की कोशिश करें, यील्ड का मतलब क्या है? इस भैंस को एक्चुअली दूध देना कितना था? 40 लीटर, लेकिन इसने प्रॉपर एक्चुअल कंडीशंस के अंदर दूध कितना दिया? 36 लीटर। इसका मतलब जितना देना था उससे कम दूध दिया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं परसेंट यील्ड। सेम यही फंडा रिएक्शन में होता है। हम एक रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से यानी रिएक्शन की शक्ल से ये पता करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए था। अब एक्चुअल कंडीशंस के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट जितना मिलना चाहिए था उससे कम भी मिल सकता है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लॉस ऑफ मटेरियल हो सकता है एक साथ 2 रिएक्शंस चल रही हों,
कुछ अमाउंट इधर काम में आ रहा हो, कुछ अमाउंट इधर काम में आ रहा हो। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, रिएक्शन का जितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए था उससे कुछ अलग प्रोडक्ट मिलता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। तो अगर मैं किसी रिएक्शन के लिए परसेंटेज यील्ड का टर्म डिफाइन करने चलूं तो उसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड। यील्ड मतलब कितना प्रोडक्ट बना, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो इस चीज को हम लोग परसेंटेज यील्ड बोलते हैं। अभी आप देखें एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में क्या डिफरेंस है वो हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो इनटू 100 इस फॉर्मूले को लगाकर आप किसी भी रिएक्शन का क्या कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अभी देखो हम बहुत कॉमन टर्म्स के अंदर इस टर्म को डिफाइन कर लेंगे। दूसरी चीज, परसेंटेज यील्ड होता किसकी वजह से है कि द difference in yield may be due to loss of reactant during reaction। मान लो कोई गैसियस रिएक्शन हो रही है, गैस लीक कर गई हो, है ना, सॉलिड रिएक्शन है, उसमें आप सॉलिड को कहीं इधर से इधर ट्रांसफर करो, उस बीच में कुछ मटेरियल का लॉस हो गया हो, ठीक। occurrence of simultaneous reactions। ये क्या मतलब है, आपने रिएक्शन शुरू की N2 और H2 की NH3 बनाने के लिए, लेकिन NH3 के साथ साथ ही N2H4 भी बनना शुरू हो गया। मतलब सेम रिएक्टेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली हम तो सोचकर ये चल रहे थे कि सारे N2 और H2 से NH3 बनेगा, लेकिन साथ में N2H4 भी बनने लग गया है। तो अब सारी N2H2 सिर्फ NH3 बनाने के काम नहीं आएगी, उसका कुछ पार्ट क्या बना रहा होगा, N2H4 भी बना रहा होगा। तो इन केसेस की वजह से भी क्या हो सकता है, रिएक्शन का परसेंट यील्ड हो सकता है। एक चीज समझ में आई आपको। चलिए अब मैं आपको इस फॉर्मूले को याद रखना सिखाता हूं, बहुत आसान है, कुछ याद नहीं रखना, आप खुद ही बना दोगे। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो मैंने CaCO3 लिया, क्या लिया, CaCO3 सॉलिड लिया 20 ग्राम, ठीक है ना। ऐसा आपको बताएगा, क्या बोलेगा कि 20 ग्राम CaCO3 इज टेकन, और इस 20 ग्राम CaCO3 से मान लो आपको मिल गया कि अगर मैं आपको वैल्यू दूं तो मान लो कुछ 15 ग्राम CO2 मिला। कितना मिला, 15 ग्राम CO2 आपको मिला। अब आप ध्यान दें, क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया गया है ये 15 ग्राम मिला, ये तो है कि एक्चुअली कितना CO2 फॉर्म हुआ है जब आपने इस रिएक्शन को एक्चुअल कंडीशन में, क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट आप तो करवा ही नहीं रहे हो, तो आप ये तो बता ही नहीं सकते हो कि एक्चुअली कितना बना। एक्चुअली तो क्वेश्चन वाले को ही बताना पड़ेगा कि भाई साहब जब मैंने इसको हीट किया तो इतना मिला। आप सिर्फ बता सकते हो थ्योरेटिकल अमाउंट, जो कि आप इस रिएक्शन की शक्ल देखकर बताओगे, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से। तो जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री। आप रिएक्शन की शक्ल देखोगे और वहां से उसकी मतलब थ्योरेटिकल यील्ड बताओगे। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, या फिर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि भाई इतना बना, ये बताओ कितना बनना था, ठीक है। अब आप देखें, अगर मैं स्टोइकियोमेट्री से बात करूं तो अब मैं मास में खेल रहा हूं। इसका 1 मोल मतलब यहां इसके 100 ग्राम्स काम में आ रहे होंगे, निकाल लो इसका मोलर मास, ठीक है। और यहां से 56 बन रहा होगा, इसको छोड़ दो। CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम, तो क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट्स 1 है तो इसका मोलर मास और इसका मोलर मास। अब ये रिएक्शन कह रही है कि जब आप 100 ग्राम CaCO3 को हीट करते हो तो आपको 44 ग्राम CO2 मिलनी चाहिए, सही है। तो बताओ जब आप 1 ग्राम CaCO3 को हीट करोगे तब आपको कितनी CO2 मिलनी चाहिए, 44/100। तो जब आप 20 ग्राम CaCO3 को हीट कर रहे हो तो आपको CO2 कितनी मिलनी चाहिए, 24/100 इंटू 20, सही है। देखें इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 880 अपॉन 100, सही है ना। तो आपको मिलना चाहिए था 8.8 ग्राम। इस वैल्यू को करेक्ट करें, ये 5 ग्राम कर लो, इसको एक काम करो, कितना मिलना चाहिए था, 8.8 ग्राम। अब देखो
दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल बोल दो या एक्सपेक्टेड बोल दो, इतना बनना चाहिए था लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि सिर्फ कितना बना, 5 ग्राम बना। तो अगर आपको इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे याद रखें, कितना बना, हाँ कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था। ऐसे याद रखेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बताओ कितना बना, बना तो कितना 5 ग्राम अपॉन कितना बनना चाहिए था, बनना चाहिए था 8.8 ग्राम इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लो तो 5000 अपॉन 88%। आप सॉल्व कर लेना डिवाइड करके, आपको अपनी इस रिएक्शन की क्या मिल जाएगी, परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। तब आप ऐसे याद मत रखो कि थ्योरेटिकल अमाउंट अपॉन एक्सपेक्टेड, मतलब वो कि आपके एक्चुअल यील्ड क्या है और थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। अब तो ऐसे याद रखो इस रिएक्शन में कितना बना, इतना बना। रिएक्शन की शक्ल देखकर बताओ कितना बनना चाहिए था, इतना बनना चाहिए था। तो जितना बना अपॉन जितना बनना चाहिए था इनटू 100, वहां से आप इस रिएक्शन की क्या कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज होती है जो आपको परसेंटेज यील्ड दी हुई हो तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो पहले आप इसे कॉपी करें, फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आता हूं। फिर देखो, अगर आपको रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड दी हुई हो तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक सिखा रहा हूं, उसी को यूज करें, बहुत ही आसान है। तो अगर आपको रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड गिवन है, इसमें आप पॉइंट ऐड कर दें, इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज गिवन, ठीक। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं, क्यों हुई है वो ट्रिक वो भी सिखा देता हूं आपको भी, लॉजिक क्या है उसका। अगर आप रिएक्टेंट से बना रहे हो प्रोडक्ट, क्या बना रहे हो, रिएक्टेंट से अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो तो आप उसको उसकी परसेंटेज यील्ड से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, रिएक्शन की यील्ड से, ठीक। और अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे, परसेंटेज यील्ड से डिवाइड करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वही CaCO3 वाला, मैं आपसे कहूं कि ये CaCO3 सॉलिड है और इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि 80%, मतलब इसकी यील्ड 80% है, तो ये क्या बनाएगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, सही है। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि आपने यहां पर कुछ 5 मोल CaCO3 लिया। अच्छा, एक और चीज, यील्ड जरूरी नहीं है कि आप मास में लें, आप मोल्स में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं मोल्स में सिखाता हूं आपको। अब आपको ये बताना है कि कितनी CO2 मिलेगी, तो बताओ 5 मोल से CO2 मिलनी कितनी चाहिए थी, 5 मोल, है ना, 1 मोल से 1 मोल। तो 5 मोल से 5 मोल तो तब मिलती जब इस रिएक्शन की यील्ड क्या होती, 100%, यानी सारा का सारा CaCO3 CO2 बनाने के काम में आता। लेकिन क्योंकि इस रिएक्शन की यील्ड 80% है, अब सिर्फ उतने का आपको कितना मिल पाएगा, 80%, यानी 80/100, समझ रहे हो। तो अब कुछ नहीं करना, पहले क्या करो, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, ठीक। और जो यील्ड है उसको 80% तो लास्ट में 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 90% तो लास्ट में 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो परसेंट यील्ड बाय 100 लिख लेना आप चाहो तो, मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। 75% मतलब आपको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल रहे हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो फिर उस केस में आपको यील्ड से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना। फंडा क्या है कि भाई देखो, ये जब 100% टूटता तो ये 5 मोल बनाता, अगर ये 100% काम में आ जाता, लेकिन बीच में क्या हुआ है, लॉस हो रहा है, रिएक्शन की यील्ड कितनी है, 80%। अब जितना मिलना था उसका सिर्फ आपको कितना मिल पाएगा, 80% ही मिल पाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये था कंसेप्ट ऑफ परसेंट यील्ड। क्योंकि हमने कंसेप्ट सीख लिया है तो ऑब्वियसली हमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करना भी सीखना होगा। तो आओ देखते हैं कैसे हम परसेंट यील्ड के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, और उसके लिए हम शुरू करते हैं अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0.4 मोल PCl5 है which combines with 1.8 मोल ऑफ H2O, ठीक है। If 65.7 ग्राम ऑफ HCl is formed then the percent yield of the reaction will be। अभी आप देखें, अभी जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन सिखाया उसके अंदर तो क्या हुआ था, उसके अंदर तो आपको मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन दी थी,
उसमें एक रिएक्टेंट था, लेकिन यहाँ पर दो रिएक्टेंट है। यहाँ पर यील्ड के साथ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट भी मिक्स हो रहा है। तो बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, PCl5 इसने लिया है, ठीक है जी, और इसकी रिएक्शन ये करवा रहा है H2O के साथ। एक तो बन रहा है HCl। अब आपको दूसरा प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो देखें, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं, या वैसे आप आगे चलकर पढ़ोगे, तभी अब इसे ध्यान रखें। PCl5 को H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलता है H3PO4। चिंता मत करो, वैसे रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी नहीं है, पर दी जाएगी आपको पेपर में। जो रिएक्शन आपको नहीं पता होती है वो दी जाएगी, आप उसका लोड बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो रिएक्शन बनेगी। अब आप इसको बैलेंस करो, तो देखो बैलेंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H3PO4 है, ठीक। यहाँ पे आप कर दो, एक काम करो, 4 ऑक्सीजन है ना आपके, तो 4 ऑक्सीजन है, HCl हो गया 5, ठीक है। तो 5 HCl और 5 and 3 कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए, तो 4H2। देखो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। फॉस्फोरस 1, क्लोरीन 5, 5 + 3 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, कर ली बैलेंस। अब आप देखें आपने क्या क्या लिया है, आपने 0.4 मोल तो लिया है PCl5 और आपके पास 1.8 मोल है H2। ध्यान दें, 0.4/1, भाई दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट पता है, LR लगाना पड़ेगा, तो 0.4/1 और 1.8/4 आ जाएगा 0.45, आ गया ना। इसका मतलब LR कौन है, PCl5। 0.45 से तो 0.4 ही छोटा है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 0.4 मोल PCl5 से बताओ आपको HCl कितना मिलना चाहिए, 5 × 0.4 दैट इज 2 मोल, और 2 मोल HCl का मास निकालूं तो होता है HCl होता है 36.5 × 2 कितना हो गया, 73 ग्राम। अब आप ध्यान दें, ये मैंने कहां से निकाला है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से, मतलब इतना HCl बनना चाहिए था। दिस इज योर थियोरेटिकल यील्ड, ये एक्सपेक्टेड यील्ड, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्चुअली कितना बना, 65.7 ग्राम बना। तो बताओ अगर मुझे इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कितना बना 65.7 अपॉन कितना बनना चाहिए था 73 × 100। सॉल्व कर लो, आपको इस रिएक्शन की यील्ड 90% मिल जाएगी। कितने मिल जाएगी, 90% मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं सिंगल रिएक्टेंट हो, LR का कंसेप्ट हो, तब भी आपको वही करना है। थ्योरेटिकली स्टोइकियोमेट्री से निकालो कि कितना बनना चाहिए था, फिर कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था × 100। यहां से आप इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं ना? चलिए कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो डिस्कस करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को, यहां पे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऑपरेशन है, रिएक्शन है मतलब बेसिकली उसमें TiCl4 को रिएक्ट करवाया विद 96 ग्राम ऑफ Mg, यानी Mg और TiCl4 की रिएक्शन करवाई गई है। उसने कह दिया है कि Ti बन रहा है, तो Ti तो बन ही रहा है, इसका मतलब अगला जो कंपाउंड बनेगा वो MgCl2 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ एक ही कंपाउंड बन सकता है। बैलेंस करो तो आप लिखो 2Mg, ये बन जाएगा 2MgCl2, रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। अब TiCl4 देखो 48 प्लस क्लोरीन हो जाएगा 35.5 × 4 यानी 71 × 2, 71 × 2 हो गया 142 है ना। और उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, उसमें है टाइटेनियम है 48, मैं चेक कर लेता हूं वैल्यूज वापस से, 14 ठीक है। तो 170 तो हो गया TiCl4 का मोलर मास, ठीक है, और 96 ग्राम हो गया मैग्नीशियम का। तो आप इसके मोल्स निकाल लो, 285 डिवाइडेड बाय 170, ठीक है। तो वैल्यूज कुछ अलग आएंगी, देख लेते हैं। और मैग्नीशियम हो गया 96, तो मैग्नीशियम का मास हो गया 24, ये हो गया 4 मोल, और ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा ये देखो, 17 2 होता है 30, आई थिंक ये आ जाना चाहिए, हाँ 1.5 आ जाएगा, देखो दिख रहा है। 170 का आधा कितना होता है, 170 का आधा हो जाएगा 85, तो ऐड करो 5 5 255, नहीं आधा भी नहीं आएगा ये,
आधे से भी ज़्यादा आएगा, है ना। तो 1.6 के आसपास डिवाइड करके देखना पड़ेगा अब तो अपने को, और कोई तरीका नहीं बचता है। तो 285 डिवाइडेड बाय 170, तो 170 1 जा 170, 5 1 और 1, है ना। पॉइंट के बाद लगाओ 0, तो इसको हम लेकर चलते हैं अगर 7 टाइम्स, 0 7 7 जा 49, 4 7 एंड 4 11 90, तो 1.6 के आसपास ये आने वाला है। अब जो आगे वाली आएगी वो देख लेंगे। तो ये हो गया 1.6, और देखनी पड़ेगी वैल्यू भी अपने को। तो 0 2 0, ठीक है, 130 0, अब ये 1.67 के आसपास कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके इतने मूल्स आ गए। अब देखो ये दोनों में LR कौन है, तो दिख ही रहा है कि TiCl4 ही LR है, क्योंकि 4/2 1.67/1, तो ये LR है। इसके इतने मोल से अब आप ये पता करो कि इसके कितने मोल्स मिलेंगे। तो आपको बताना है टाइटेनियम, तो 1.67 मोल से इसके 1.67 मोल ही मिलने चाहिए, इनटू इसका मोलर मास कितना है 48, तो ये इसका एक्चुअल मास है जो आपको मिलना चाहिए। तो देखो 1.67 को हम 4/3 लिख लेते हैं, ये हो गया 48, 16 3 जा 48, 64 ग्राम्स। तो 64 ग्राम टाइटेनियम मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मिला कितना है, सिर्फ 32 ग्राम। तो बताओ इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी, कितना मिला अपॉन कितना मिलना चाहिए था इनटू 100। कर सकते हैं ना। तो इस तरह से परसेंट यील्ड के क्वेश्चन के अंदर आपसे LR का कंसेप्ट यूज करवा सकता है। तो सिंपल सा फंडा है, पहले LR निकालो, ये पता करो कि प्रोडक्ट कितना बनना था। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रोडक्ट एक्चुअली कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था इनटू 100। यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिएक्शन की परसेंट यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं ना, चलिए कर सकते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, इस पे देखें और वैरायटी देखते हैं क्वेश्चंस की जो आपसे यहां पर पूछी जा सकती है। ये देखें अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको सिखाया, यहां पे आपको परसेंट यील्ड दी हुई है और आपको प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखो कितना सिंपल है, व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन ऑन हीटिंग 10 ग्राम CaCO3 विद 40% यील्ड। जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया था सेम वही है। 10 ग्राम मतलब कितना हो गया, CaCO3 0.1 मोल, ये तो आप कर ही लोगे, है ना। तो चलो ये 0.1 मोल, अब 0.1 मोल से CO2 0.1 मोल ही मिलती, लेकिन यील्ड कितनी है 40%। तो अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो, इनटू 0.4 कर दो, तो एक्चुअली 0.04 मोल CO2 मिलेगी, और 0.04 मोल CO2 का मास निकालना है, तो इनटू 44 कर दो, 1.76 ग्राम CO2 आपको मिल जाएगी। कर सकते हैं ना। चलिए तो इसी बात पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखें एक और क्वेश्चन, यहां आपको करना है उल्टा। क्या करना है, उल्टा। तो उल्टा क्या करना है, देखें क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ KCl3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम KCl विद 40% यील्ड ऑफ द रिएक्शन। सॉरी। तो अब एक काम करें, पोज करके आपको ट्राई करना है क्वेश्चन, कर सकते हैं। चलिए KClO3, मैंने आपको रिएक्शन सिखाई थी कि जब आप KClO3 को हीट करते हो, 2 KClO3 सॉलिड, बताओ हीट करने पर ये क्या बनाएगा, 2 KCl सॉलिड प्लस 3 O2 गैस बनाएगा। रिएक्शन की यील्ड कितनी बोली गई है आपसे, 40% है। अब ध्यान देना, दिया कौन है KCl और पूछा कौन है KClO3। तो आप यहां से पता करो, आपके पास 1.49 ग्राम KCl बना, तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं। 1.49 डिवाइड बाय, देखो 35.5 प्लस 39, दैट वुड बी 74.5, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट्स को हटा के साइड में कर लो बाय 10, तो देखो 74.5 बाय 100 लिख लो, तो आपको दिख रहा होगा ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर रहा है, यानी एक्चुअली आपके पास 0.02 मोल KCl है। सही है। अब आपको यूज करनी है ट्रिक। क्या करो, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। बताओ इसका 2 मोल बनाने के लिए इसका 2 मोल काम में आता है, तो इसका 0.02 मोल बनाने के लिए भी इसका कितना काम में आएगा, 0.02 मोल ही काम में आएगा। क्योंकि अब आप प्रोडक्ट से निकाल रहे हो रिएक्टेंट, तो आपको फाइनली यील्ड से डिवाइड करना चाहिए, यानी इसको आप 0.4 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड करोगे, 0.4 से। तो देखो
एक्चुअली कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/100 इंटू ये बन जाएगा 10/4, 0 से 0 गया, आपको इसके मिल गए 1/20 मोल। तो एक्चुअली आपको 1/20 मोल KClO3 यूज करना चाहिए। 1/20 मोल KClO3 का आप मास निकाल लो इनटू मोलर मास। तो देखो KCl हो गया 74.5 और उसमें 48 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 122.5। तो देखो 122.5 का आप आधा करो तो आपको मिल जाएगा 61.25 डिवाइडेड बाय 10 यानी 6.125 ग्राम। तो इतना KClO3 आपको मिलना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ परसेंट यील्ड कि कैसे हम किसी भी गिवन रिएक्शन के अंदर यील्ड को यूज करते हैं। बस कुछ नहीं है, ये तीन ही वैरायटी है जो आपसे पूछ सकता है। या तो आपको रिएक्टेंट का अमाउंट दे देगा और बता देगा कि इतना प्रोडक्ट बना, बताओ यील्ड क्या होगी, या फिर आपको रिएक्शन की यील्ड दे देगा। अब अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो फाइनल आंसर के अंदर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, यील्ड को भूल जाओ। लेकिन लास्ट स्टेप में अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल रहे हो तो फाइनल स्टेप में आप परसेंटेज यील्ड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कर सकते हैं ना? चलिए कर सकते हैं। तो ये था अपना कंसेप्ट ऑफ परसेंट यील्ड। स्टोइकियोमेट्री हमने एक और टॉपिक कवर किया। अब हम मूव करते हैं आगे, एक और नई चीज सीखते हैं जिसे हम बोलते हैं परसेंट प्योरिटी। क्या कहते हैं? परसेंट प्योरिटी। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ऑब्वियसली हम यहां पर किसकी बात कर रहे होंगे, प्योरिटी की बात कर रहे होंगे। तो देखें इस तरह के जो आपके पास कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे, उनमें क्या होता है, आपको एक इम्प्योर सैंपल देगा। अगर आपके पास कोई इम्प्योर सैंपल है, अब ऑब्वियसली अगर कोई सैंपल इम्प्योर है तो उस इम्प्योर सैंपल के अंदर दो चीजें तो होंगी, एक कुछ ना कुछ तो आपका प्योर सब्सटेंस होगा, है ना, और जो बाकी बची होंगी वो सब क्या होंगी, आपकी इम्प्योरिटीज होंगी। तो पहली चीज, अगर मुझे किसी इम्प्योर सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी का मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, बहुत ही सिंपल। ऊपर तो मैं लिखूंगा मास ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्या चीज? मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड आप इस किससे करोगे, ओवरऑल सैंपल से, यानी मास ऑफ इम्प्योर सैंपल से, और इसको इनटू क्या कर दोगे, 100। तो ये आपके पास बनता है फॉर्मूला। ये वैसा ही है जैसे आपने एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज निकाला था, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सेम ऐसे आपके पास एक इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल में कितना प्योर सब्सटेंस है, डिवाइड बाय इम्प्योर सैंपल का मास इनटू 100 कर दो, आपको इस सैंपल की क्या मिल जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? चलिए अब आप ध्यान दें, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मतलब आपको डायरेक्ट नहीं लिख के देगा, उसके लिए आपको एक कहानी सुनाएगा। तो बेसिक सी बात क्या होती है कि हमें जो कहानी सुनाएगा उसमें वो रिएक्शन करवाएगा। तो उस रिएक्शन में सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा, ओनली प्योर सब्सटेंस विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। दोनों में से किसी एक को रिएक्ट करवाएगा। जनरली प्योर सब्सटेंस को रिएक्ट करवाता है, हो सकता है किसी किसी केस में इंप्योरिटीज भी रिएक्ट कर रही हो, तो फिर उससे हम इंप्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको जो कहानी सुनाएगा वो बताएगा कि प्योर सब्सटेंस था, उससे ये चीज बनी, तो आपको जो चीज बनी उससे पहले प्योर सब्सटेंस का मास निकालना होगा। एक बार आपको प्योर सब्सटेंस का मास मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे उसके लिए तो फिर से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। चलो तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं कैसे हम एक गिवन सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम KClO3 है, ऑन हीटिंग गेव इतना ग्राम KCl अलॉन्ग विद O2। मैं उड़ा दूं, चलिए कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द KClO3 सैंपल। अब देखो हमें कैसे पता लगेगा सैंपल इम्प्योर है, कई बार तो बोल देगा, और यहाँ देखो क्वेश्चन से दिख रहा है अगर वो परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है तो पागल थोड़ी प्योर सैंपल की प्योरिटी पूछेगा, ऑब्वियसली सैंपल कैसा होगा, इम्प्योर। तो ध्यान दें मेरे पास यहाँ पर एक 20 ग्राम KClO3 सैंपल है, ये तो हो गया इम्प्योर सैंपल का मास। अब इस सैंपल में कुछ ना कुछ प्योर KClO3 होगा और बाकी सारी क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी। मुझे नहीं पता KClO3 का मास कितना है, वही मुझे ढूंढना है। उसके लिए उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि इसको हीट करने पर
इतना KCl और इतना O2 मिलेगा। तो देखो जो KCl और O2 मिलेगा वो तो सिर्फ और सिर्फ प्योर KClO3 से मिलेगा ना, इम्प्योरिटी को हीट करने पर थोड़ा ना मिलेगा, है ना। तो अब हम रिएक्शन लिखेंगे कि भाई 2KClO3 सॉलिड क्या बनाता है, 2KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। अब इस दी गई इंफॉर्मेशन से आप ये पता करो कि आपके पास प्योर KClO3 कितना है। तो देखें उसने बोला ये बना 7.45 ग्राम, इसको डिवाइड करो इसके मोलर मास 74.5 से तो 0.1 मोल। बताओ इसका 0.1 मोल बनाने के लिए इसका भी कितना काम में आया होगा, 0.1 मोल ही काम में आया होगा ना। 2 मोल के लिए 2 मोल, 1 के लिए 1, तो 0.1 के लिए 0.1। अब ये जो यहां काम में आया होगा ये बताओ कौन सा KClO3 होगा, दिस वुड बी प्योर KClO3 होगा ना। तो देखो यहां से आपको मिल गया है कि भाई मास ऑफ प्योर KClO3 कितना है। तो मास ऑफ प्योर KClO3 आप कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू इसका मोलर मास, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 122.5, तो कितना हो जाएगा 12.25 ग्राम्स होगा। अब देखें ये है प्योर KClO3, यह है मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। बताओ अगर मुझे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। तो ये इसको 5 टाइम्स उड़ाएगा, इसे आप सॉल्व कर लें तो देखो 25 5 जा 125, 5 12 बचेगा, 12 5 जा 60, 60 एंड 1 12, 72.5%। श्योर नहीं 62.5% आना चाहिए। देखो ऐसे ही देख लो आप, तो इस 0 से एक 0 गया, 10 रख लो, इसको उड़ाओ तो 2 6 जा 12.125, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 61.25%। कर सकते हैं ना। तो बस ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर है, ये इस सैंपल की क्या होगी, परसेंट प्योरिटी होगी। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर ले, 12.25 आ गया ना ये, ठीक है। 12.25 अपॉन 20 तो 6.125, ऑब्वियसली यही बनना है, 6.125 इंटू 100/0, ठीक है। 61.25% विल बी द करेक्ट आंसर। कर लेंगे। तो बस ये सिंपल सा फंडा है, आपको ऐसी एक कहानी सुनाएगा और उस कहानी से आपको एनी हाउ प्योर सब्सटेंस निकालना है। चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, अच्छा 2 ही क्वेश्चन है अपने पास, ये फिर तो अपना अगला टॉपिक आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा और ट्रिकी है, तो उससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, है ना। देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने आपसे, चलिए अभी तो इसी बेसिस पर चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन कि 10 ग्राम impure sample of NaHCO3 on strong heating gave 2.27 liter CO2 at STP. Calculate the percent purity of the sample. ठीक है, एसटीपी वाला समझते हैं ना, बताया था एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम आप कितना लेकर चलोगे 22.78, तो उसके बेसिस पर आपको सॉल्व करना है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए कि 20 ग्राम चलो ठीक है 20 ग्राम सैंपल ऑफ 90% प्योर CaCO3 is heated. What you have to do is you have to calculate the mass of CaO formed. तो ये 2 और वेराइटीज हैं इसके ऊपर, फटाफट से इनको ट्राई करें। उसका थोड़ा उल्टा है, थोड़ा ध्यान से आपको देख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई करें।
चलिए, हो गए दोनों क्वेश्चन, डिस्कस करें। आसान से क्वेश्चन है, देखो दोनों ही। क्या कह रहा है ये आपसे? कह रहा है कि 10 ग्राम सैंपल है इम्प्योर ऑफ NaCO3। तो आपके पास NaCO3 का एक इम्प्योर सैंपल है। देखो ये रिएक्शन वैसे आपने 8, 9, 10th क्लास में पढ़ी हुई है, लेकिन आप भूल गए हो तो मैं भी दोबारा बताऊंगा भी, पर यहाँ मैंने लिख दिया तो यही देख लेते। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, इस रिएक्शन को हमेशा ध्यान रखें, आपको एक तो मिलेगा Na2CO3 सॉलिड, जिसे आप सोडियम कार्बोनेट बोलते हो, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भी लिखवाऊंगा, दोबारा चिंता मत करो आप, H2O गैस और CO2 गैस। जी हाँ, H2 और CO2 हमेशा आपको यहाँ पे कौन सी फॉर्म में मिलेंगे? गैसियस फॉर्म में ही मिलेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि आपने इसका 10 ग्राम सैंपल लिया इम्प्योर, ठीक है, तो इम्प्योर है, उसमें कुछ ना कुछ प्योर रहा होगा, और उससे आपको CO2 मिली 2.27 लीटर एट STP। सही क्या? आई थिंक इसको हमको चेंज कर देना चाहिए, 10 की जगह आप 20 ग्राम ले लो, मिस्टेक हो जाएगी, वरना चेंज कर लेना, है ना। आपका आंसर भी गलत आ रहा होगा उसी की वजह से, कोई नहीं, कंसेप्ट समझो। डिवाइड बाय 22.7 करो तो इसका कितना हो जाएगा? 0.1 मोल, है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7। अब आप देखो, इसका 0.1 मोल बनाने के लिए NaCO3 कितना काम में आया होगा? 0.2 मोल। तो आपके पास 0.2 मोल NaCO3 बनना चाहिए। बताओ ये NaCO3 प्योर होगा या इम्प्योर होगा? हाँ प्योर होगा ना, मुझसे मिस्टेक हो गई है 10 ग्राम, आपका आंसर शायद ज़्यादा आ रहा हो अगर आपने सॉल्व किया हो इस तरीके से, तो आप वो करेक्ट कर लेना, 10 की जगह 20 ग्राम कर लेना। अब आप देखो 0.2 मोल NaCO3 का मास निकालो तो 0.2 इंटू इसका मोलर मास आता है 84, तो 16.8 ग्राम आपके पास क्या हो गया? प्योर NaCO3 हो गया। हो गया। अब निकालो इसकी परसेंट प्योरिटी। तो बताओ परसेंट प्योरिटी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ प्योर NaCO3 डिवाइड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100। तो 0 से गया 0। देखो ये इसको 8.4 टाइम्स उड़ाएगा, आपको मिल जाएगा 84%, यानी इस सैंपल की प्योरिटी 84% होगी ना। कर सकते हैं ना। चलिए, तो बस ऐसी कहानी होगी, हर बार हर क्वेश्चन में आपको ढूंढना होगा इस तरह। देखो ये वाला पार्ट, ये तो और भी सिंपल है। अभी तक आपसे प्योरिटी पूछ रहा था, अब उसने प्योरिटी दे दी है, तो आपको इसको भी यूज करना आना चाहिए। 20 ग्राम सैंपल है, 90% प्योर CaCO3 का, मतलब 20 ग्राम में प्योर CaCO3 कितना है? 90 ग्राम्स, सॉरी 90%। तो आप पहले निकालो प्योर CaCO3 का मास, तो वो हो जाएगा 20 का 90% विच इज 18 ग्राम्स। सही है ना। अब आपको बताना है CaO, तो रिएक्शन लिखो, क्या बनेगी? CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनेगा। अब इस रिएक्शन की शक्ल देखो, आपको मास पता है ना, तो मास से यूज करते हैं। चलो, इसके 100 ग्राम से ये कितना बनना चाहिए? 56 ग्राम। सही ना, स्टोइकियोमेट्री सीखा है, 1 मोल का मास 100 ग्राम, 1 मोल का मास, इसका मोलर मास 56 ग्राम। अगर ये 100 ग्राम से 56 ग्राम मिल रहा है, तो बताओ ये 18 ग्राम से कितना मिलेगा? 56 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, सॉरी 56 डिवाइड बाय 100 इंटू 18। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, आपको CaO मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? यहां पर इम्प्योर सैंपल का मास देकर आपसे परसेंट प्योरिटी पूछी है, यहां पर इम्प्योर सैंपल का मास और परसेंट प्योरिटी दी हुई है, और आपसे प्रोडक्ट का मास पूछा। तो इसका जस्ट ये अपोजिट क्वेश्चन है। कई बार वो क्या करेगा, परसेंट प्योरिटी के अंदर परसेंट यील्ड को भी इंक्लूड कर लेगा। ठीक, तो देखो उसका भी एक क्वेश्चन करते हैं यहीं पर, फिर वो लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे जो आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मैंने MgCO3 लिया, और इस MgCO3 को मैंने क्या किया? हीट किया। चलो परसेंट यील्ड को तो मैं बाद में इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा आपसे। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। एक और क्वेश्चन लिखे, आप लिखें कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर MgCO3 sample which gives 11.2 gram
सॉरी 11.2 मत लिखो, 8 ग्राम लिखो, 8 ग्राम MgO ऑन हीटिंग। ये देखें, इसी की एक और वेराइटी। अभी तक आपको इम्प्योर सैंपल का मास दिया था और प्योर का मास पूछ रहा था। अब आपको इम्प्योर सैंपल का मास पूछा। थोड़ा सा दिमाग आपको यहां पर लगाना होगा, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोई टेक्निक नहीं है। ध्यान से समझे, सोचें। एक बार आपने ध्यान से सोचा तो इनको बड़े आसानी से सॉल्व करते हो। इसमें कुछ याद करने का है ही नहीं, उस चीज को तो भूल जाओ आप। आपको फोकस करना है। क्या कह रहा है, आप MgCO3 को हीट कर रहे हो, ठीक है। क्या बन रहा है इससे, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अभी देखो, कोई एक सैंपल है वो 80% प्योर है, तो मैं तो बता ही नहीं सकता ये तो कि प्योर MgCO3 कितना है, क्योंकि मुझे सैंपल का मास नहीं पता। लेकिन उसने मुझे क्या बोल दिया है कि उससे 8 ग्राम MgO बना, ठीक है। अब आप देखो, इसके मास से मैं इसका यानी प्योर MgCO3 का मास निकाल सकता हूं। देखना, इसका मोलर मास निकालो, 24 + 16 इज 40 ग्राम्स, तो इसके एक मोल का मास 40 ग्राम, इसका होता है 84 ग्राम्स। तो आप देखो, इसका 40 ग्राम बनाने के लिए इसका 84 ग्राम काम में आता है। बताओ इसका 1 ग्राम बनाने के लिए कितना काम में आएगा, 84/40। तो आपके पास MgO बन कितना आ रहा है, 8 ग्राम। तो इसके 8 ग्राम के लिए कितना काम में आएगा, 84/40 × 8। तो देखो 4 × 2 = 8, 16.8 ग्राम MgCO3 ये आपको मिलना चाहिए। और बताओ ये कौन सा MgCO3 है, प्योर। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आती है। मैंने क्या किया, MgO के मास से MgCO3 का मास निकाला, और मैं इस चीज के लिए 100% श्योर हूं कि ये जो मास आ रहा है ये प्योर MgCO3 का मास है। कि आप इस चीज से एग्री करते हैं, बढ़िया है। अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये जो प्योर MgCO3 है ये किसी इम्प्योर सैंपल का कितना परसेंट है, 80% है। तो अगर इस इम्प्योर सैंपल का मास मैं x ग्राम मान लूं, तो बताओ x ग्राम में प्योर MgCO3 कितना होगा, प्योर MgCO3 होगा x का 80%। और आपको तो पता है कि प्योर MgCO3 कितना है, 16.8। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 0 से 0 ये गया तो ये बन जाएगा 168, 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 1। यानी जो आपका इम्प्योर सैंपल है उसका मास 21 ग्राम आना चाहिए, ताकि उसमें प्योर MgCO3 का मास कितना आ सके, 16.8 आ सके। तो ये जो पार्ट है ना, लैंग्वेज का खेल है, आपको लैंग्वेज में घुमाएगा, और ये पक्का है कि आप घूम भी जाओगे। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से फोकस करके ये देखो। आपको एक बार लैंग्वेज पढ़ के पहचानना है कि क्या पूछा है और क्या दिया है। आपने मूल के क्वेश्चन में पहचानना सीख लिया, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखो, इसने आपको MgCO3 पूछा है, मतलब MgO का मास दिया है, तो MgO के मास से आप प्योर MgCO3 का मास निकाल लो, ठीक आ गया। अब ये जो प्योर MgCO3 आ कहां से रहा है, कि इम्प्योर सैंपल से। तो इम्प्योर सैंपल को मान लो x ग्राम, इस इम्प्योर सैंपल का 80% कौन होगा, प्योर MgCO3। और फिर आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को करने का एक और तरीका, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, मुझे ज़्यादा सही लगता है, लेकिन कुछ लोगों को वो तरीका भी ठीक लगता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो तरीका क्या है। उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास एक इम्प्योर सैंपल था, ठीक है, इसी का रिवर्स प्रोसेस है। मान लो उसका मास है x ग्राम। अब इस इम्प्योर सैंपल में जो प्योर MgCO3 होगा, बताओ उसका मास कितना हो जाएगा, x का 80% यानी 0.8x। सही है, 80% दिया है। अब जब आप इस MgCO3 को हीट करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, MgO + CO2। तो रिएक्शन की शक्ल देखो, इसके 84 ग्राम से आपको इसका 40 ग्राम मिलता है। बताओ इसके 1 ग्राम से आपको कितना मिलेगा, 40/84। तो अगर आपके पास इसका 0.8x ग्राम है, तो बताओ इसके 0.8x ग्राम से आपको कितना मिलेगा, 40/84 × 0.8x। और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये हो जानी चाहिए 8 ग्राम्स, क्योंकि इसने MgO का मास दिया, 8 ग्राम बना। तो देखो 8 से 0.1 कैंसिल, 40 × 0.14, x के लिए आ जाएगी 84/4 विच इज 21 ग्राम्स।
दोनों आंसर सही है। आपको जो अच्छा लगता है वो सही, उससे सॉल्व करें। ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लैंग्वेज से लेना पड़ेगा। ये आप नॉर्मल मैथ से जिसको पता करना है उसको x मान लो, उसका 80% होगा प्योर, प्योर से निकालो कितना बनेगा, वो क्वेश्चन में दिया है और आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये था कंसेप्ट ऑफ परसेंट प्योरिटी, और इस परसेंट प्योरिटी के कंसेप्ट को आप साथ ही साथ किससे मिक्स कर सकते हो, रिएक्शन की यील्ड के साथ भी मिक्स कर सकते हो। हाँ, किसके साथ मिक्स कर सकते हो, यील्ड के साथ भी मिक्स कर सकते हो। तो आओ एक क्वेश्चन हम करते हैं उसी कंसेप्ट के ऊपर, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क, जिसकी ट्रेलर तो आप देख ही चुके हैं। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जब हम परसेंट प्योरिटी के साथ किसको मिक्स करने वाले हैं, परसेंट यील्ड को मिक्स करने वाले हैं। ध्यान देना, चलिए रिपीट कर रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, राइट। कैलकुलेट द mass of 75% pure CaCO3 sample which on heating gives 2.2 grams CO2 with 50% yield। तो 50% यील्ड ऑफ रिएक्शन के साथ 2.2 ग्राम CO2 बना रहा है, और जो सैंपल था वो 75% प्योर था। एक बार ट्राई करें, देखते हैं आप इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाते हैं या फिर नहीं। हो गया? चलिए देखो कैसे करेंगे, कोई भी तरीका यूज कर लो जैसी आपकी इच्छा हो। तो देखो CaCO3 सॉलिड क्या बनाएगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, सेकेंड वाला तरीके से आप सॉल्व कर लेना, मैं फर्स्ट तरीका यूज कर रहा हूं। इस रिएक्शन की यील्ड है 50%। ध्यान दें, आपको CO2 का मास दिया है 2.2 ग्राम, तो डिवाइड बाय 44 करो तो आपको इसके मिल गए 1/20 मोल्स, है ना। डिवाइड करोगे तो अब इसके 1/20 मोल के लिए इसका भी कितना चाहिए होगा, 1/20 मोल चाहिए होता जब रिएक्शन की यील्ड कितनी होती है, 100%। अब रिएक्शन की यील्ड 50% है, तो उसको आप डिवाइड बाय 0.5 करोगे, है ना, तो 2 पर आएगा। मतलब आपको इसका 1/10 मोल विच इज 0.1 मोल CaCO3 चाहिए होगा और सॉरी 0.1 मोल CaCO3 का मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। अब देखो ये जो 10 ग्राम CaCO3 है ये तो प्योर CaCO3 है, तो ये जो 10 ग्राम CaCO3 है ये किसी सैंपल का कितना परसेंट होना चाहिए, 75%, यानी 3/4 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 40/3, दैट वुड बी 10.33 ग्राम। एक्चुअली जो आपका सैंपल है इम्प्योर सैंपल वो 10.33 ग्राम होना चाहिए, तभी जाके 13.33 ग्राम, 10.33 नहीं 1.33 आता ना ये, तो 13.33 ग्राम होना चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा, उसमें प्योर 10 ग्राम CaCO3 मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, इम्प्योर सैंपल को x ग्राम मानते तो उससे आपको 75% यानी 3/4x मिलता CaCO3, 100 से मिलता है 44, 1 से मिलता 44/100, तो कितने से मिलता 3/4 इंटू x, और इस वैल्यू को 2.2 के इक्वल करके भी आप अपना मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे भी कर लो, आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। चलिए जी, तो ये हुआ मेरी तरफ से क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, जो भी ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जैसा भी क्वेश्चन बना सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो ये अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगा के सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, मतलब आपका परसेंट यील्ड परसेंट प्योरिटी सब क्लियर है, इसमें परसेंट यील्ड का यूज नहीं है, ये प्योर परसेंट प्योरिटी का क्वेश्चन है। दो जगह आपको इसको यूज करना है, ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक जिसका नाम क्या है, मिक्सचर एनालिसिस है। क्या है, मिक्सचर एनालिसिस। तो अभी तो आप इस क्वेश्चन पे सिर घुमाएं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करें।